हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे जो एमए फाइनल का टॉपिक है पादपों का पारिस्थितिकी वर्गीकरण, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पूर्व के जो वीडियो था हमारा, उसके अंदर हमने इसकी परिभाषा के बारे में बात की थी, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। और आज हम पादपों का जो पारिस्थितिकी वर्गीकरण है उसकी बात करेंगे, किन किन आधारों पर यह वर्गीकरण किया जाता है। पहला जो आधार है, इसमें ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, दूसरा जीवन काल के आधार पर, तीसरा जलवायु के आधार पर और चौथा आपका है पर्यावरण के आधार पर। तो पहले हम बात करते हैं ऊंचाई के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। इसमें 3 फीट तक वाले पौधे आते हैं पहले में। दूसरा जो वर्गीकरण है उसमें 3 से 6 फीट तक के पौधे आते हैं और तीसरे में आते हैं 6 फीट से अधिक जो वनस्पति हैं या पौधे हैं, जो वृक्ष आते हैं, जिसके अंदर सारे वृक्ष इसी कैटेगरी में या वर्ग में गिने जाते हैं। 3 फीट वाले जो हैं वो जड़ी बूटी कहलाती हैं, 3 से 6 फीट वाले झाड़ियों के नाम से जाने जाते हैं और 6 फीट से जो अधिक हैं वो सारे वृक्ष के कैटेगरी में या वर्ग में गिने जाते हैं। इधर आप देख रहे हैं 3 फीट वाले जो हैं उन्हें हर्ब्स कहा जाता है या जड़ी बूटी के नाम से जिसे हम जानते हैं हिंदी में। तो हर्ब्स कैसे हैं? इनका जो तना है कोमल होता है, उसकी शाखाएं भी बहुत ज़्यादा नहीं होती और बहुत छोटे ही आकार में पाए जाते हैं। हम हमारे चारों ओर अक्सर देखते हैं, कहीं जहाँ आपके जलवायु अनुकूल है तो चावल भी आप देख सकते हैं, अन्यथा ये जो घास हैं छोटी मोटी वो से हम सामान्यतया देख पाते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर एक और दिया है उदाहरण आपका धनिया, पुदीना। अगला उदाहरण देखिए, इसमें आपका तुलसी का पौधा दिया हुआ है। ये तुलसी है, बालसम है, ये टमाटर है, ये पुदीना है और ये पालक। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं? जड़ी बूटियों के, हर्ब्स में जो गिने जाते हैं या जिनकी ऊंचाई 3 फीट तक ही होती है। इसके बाद हम आते हैं श्रब्स पे या झाड़ियों में। और हर्ब्स की तुलना में अगर इसकी बात करें तो इनका तना मजबूत होता है, शाखाएं भी थोड़ी बड़ी होती हैं और ऊंचाई भी इनकी 3 से 6 फीट तक हो जाती है। इसमें उदाहरण कौन कौन से आ रहे हैं आपके? उदाहरण में आपके आ रहे हैं यहाँ पर गुलाब का, यहाँ देख सकते हैं, या गुड़हल का देख सकते हैं, या चमेली का देख सकते हैं, रोज़, हिबिस्कस, जैस्मिन, इनके अंग्रेजी में नाम यहाँ दिए गए हैं। और इसी तरह से रोज़ और ये कपास का पौधा भी इसके अंदर शामिल है। इसी तरह से अधिकांश जो 6 फीट तक के पौधे हैं वो इसके अंदर गिने जाएंगे। और इसके बाद आता है 6 फीट से अधिक जिनकी ऊंचाई है वो शामिल सारे किए जाते हैं वृक्षों के अंतर्गत, जिसमें आप देख पा रहे हैं उदाहरण नारियल का वृक्ष है, यहाँ पर आम का वृक्ष है, और इसी तरह से ये इमली का है, ये इमली का वृक्ष है, ये नीम ट्री है, ये मैंगो ट्री है। तो ये सामान्य तौर पे हम हमारे चारों ओर देख सकते हैं। अब इनकी विशेषताओं की अगर बात करें तो बाकी जो थे, जिसमें हमने जड़ी बूटियों की बात करी और उसके बाद झाड़ियों की बात करी, तो उनकी तुलना में जो वृक्ष हैं उनके तने बहुत ज़्यादा मजबूत और कठोर होते हैं और उनकी शाखाएं भी बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये शाखाएं हैं यहाँ पर, इनकी किस तरह से शाखाएं हैं जो बहुत ज़्यादा विशाल हो जाती हैं, जितना ज़्यादा बड़ा होता है उसकी शाखाएँ भी उतनी ही फैलती हैं। और ये देखिए बरगद का, बनियान ट्री जिसे बोलते हैं, ये 1000 साल से भी इसकी उम्र ज़्यादा हो सकती है और इसका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और इनकी ऊंचाई देख सकते हैं, ये लंबे बहुत होते हैं। और कुछ जो भूमध्य रेखीय वनों में पाए जाते हैं या जहाँ वर्षा की मात्रा ज़्यादा है और तापमान भी ज़्यादा है, तो ऐसी दशाओं में इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और 60 मीटर तक भी ये हो सकते हैं। इनके आकार भी अलग अलग हैं, जैसे शंकु आकार वन है, कोणधारी वन, उसमें ये इस आकार के पाए जाएंगे। और जो हमारे यहाँ सामान्य तौर पे पाए जाते हैं भारत और इस पास के क्षेत्रों में, तो ये पौधे हम आसानी से देख सकते हैं, इस प्रकार के वृक्ष, नीम आदि। और जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर ये खजूर आदि जो वृक्ष हैं इस तरह से हम देख सकते हैं। और इसके बाद आता है आपके लताएँ या बेलें। इन तीनों के अलावा कुछ वनस्पति इस प्रकार की हैं जो ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं, लेकिन उनमें खुद पहुंचने की या खुद से ऊंचाई पर चढ़ने की क्षमता नहीं होती, वो किसी और का सहारा लेती हैं। जैसे कि ये लताएं हैं, वो किसी मजबूत तने के साथ में लिपटकर ऊपर बढ़ती हैं और नहीं तो ज़मीन के ऊपर वो फैलती हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे अंगूर है, मटर है, ये दूसरी बेल है,
और इसमें ये तरबूज है और ये दूसरे हैं। तो ये सारी बेलें हैं जो ज़मीन के ऊपर ही फैलती रहती हैं, एक स्थान पर ही, ज़्यादा दूरी पर नहीं पहुंच पाती। अब दूसरा जो आधार आता है, दूसरे जो आधार की हम बात करते हैं, जीवन काल के आधार पर वर्गीकरण पौधों का। इसमें 1 वर्षीय पौधे हैं, 2 वर्षीय। 1 वर्षीय वो हैं जिनकी 1 वर्ष के अंतर्गत जीवन काल समाप्त हो जाता है, उगते भी हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं। और 2 वर्षीय वाले वो हैं जिनका समय या जीवन काल 1 वर्ष से ज़्यादा का होता है। और 2 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से जो अधिक हैं उनके उदाहरण में सभी वृक्ष आ जाते हैं, क्योंकि अधिकांश वृक्ष कई सालों तक जीवित रहते हैं। आप जो वार्षिक है उसमें आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये गेहूँ है, ये गन्ना है, ये सरसों है, इनके 1 साल के अंदर जीवन चक्र पूरा हो जाता है। इनको उगते भी हैं, विकसित भी होते हैं और बाद में ये 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म भी हो जाते हैं। इसके बाद ये द्विवर्षीय पौधे हैं जिसमें आप देख सकते हैं 1 वर्ष से ज़्यादा जिसमें समय लगता हो। तो ये कपास है और ये जो फली दिखाई दे रही है आपको, ये अरहर की दाल की है। इसमें और भी पौधे हैं कई तरह के जो इसमें द्विवर्षीय में शामिल किए जाते हैं। अब आता है 2 वर्ष से अधिक समय लेने वाले जो हैं वो सारे वृक्ष इसके अंदर शामिल होते हैं। ये पेरिनियल प्लांट्स के नाम से जाने जाते हैं और इसमें सारे वृक्ष आ जाएंगे। आपके ये जो उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ तो नीम का है, लेकिन सभी वृक्ष इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और ये 2 जो उनके भाग थे उसका समापन यहाँ हुआ है, लेकिन इसके अलावा 2 अन्य जो भाग हैं, एक है जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। उसकी अगर बात करते हैं तो जलवायु के आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें हम देख रहे हैं, पहला है भूमध्य रेखीय जो वन है उसमें किस प्रकार की वनस्पति होती है, मरुस्थलीय वन में किस प्रकार की होती है, और भूमध्य सागरीय में किस प्रकार की है, शीतोष्ण किस प्रकार की है, उपद्रवीय ध्रुवीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो इन सब में जलवायु का अंतर या जो अंतर है वो हम देख सकते हैं। भूमध्य रेखा पे जहाँ तापमान और वर्षा अधिक है, मरुस्थलीय जहाँ तापमान अधिक है पर वर्षा कम है, भूमध्य सागरीय जहाँ नमी अधिक है और वर्षा भी ठीक है और तापमान भी बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है, शीतोष्ण जहाँ तापमान भी कम है और वर्षा भी ठीक है, औसत है। उपद्रवीय हैं जहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा कम है तो वर्षा भी कम होती है और वनस्पति का प्रकार भी उसी प्रकार से बदल जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं भूमध्य रेखीय वनस्पति। भूमध्य रेखीय वनस्पति को आप देखें यहाँ पर, तो ये अलग अलग स्तरों में पाई जाती है। सबसे ऊपर का स्तर ये देख सकते हैं यहाँ, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा और नीचे। तो ये कई स्तरों में हैं। जो ऊपर वाले स्तर है उसमें होड़ लगी हुई है, कंपटीशन रहता है वनस्पति के बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सघन जंगलों में ये पाई जाती हैं। तो वनस्पति ऊपर से ऊपर बढ़ना चाहती है और जो नीचे की वनस्पति है जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, उनका कंपटीशन नीचे वालों से होता है आपस में। और इस प्रकार से ये लगातार किसी न किसी स्तर पर यहाँ पर हरियाली रहती है, इसीलिए ये एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा हरा भरा रहते हैं ये। और इस प्रकार देखिए ये अलग अलग स्तर हैं, जिसकी 5 मीटर से अंदर जिसकी ऊंचाई है, उसके बाद 17 मीटर तक की जिसकी ऊंचाई है, उसके बाद 29 मीटर तक की, और उसके बाद 38 मीटर जो टॉप है। तो ये अलग अलग स्तरों में हैं। जो ऊपर वाले हैं वो नीचे वालों को ऊपर नहीं आने देते, क्योंकि अब सबसे पहले सूर्य का प्रकाश ये ग्रहण कर लेते हैं, तो नीचे वालों को कम प्राप्त होता है, इसलिए वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाते। तो ये सबसे कम जो है सूर्य का प्रकाश धरातल पर पहुंचता है, तो जो नीचे वाले जो वनस्पति है उनको सबसे कम विकास हो पाता है। इसी तरह से ये देखिए, तो ये जो आपने बात करी थी भूमध्य रेखीय वनों की बात करी, उसके बाद में आ गई मरुस्थलीय। मरुस्थलीय में आप देख सकते हैं जो नागफनी के पौधे हैं, कैक्टस जिसे हम बोलते हैं, एलोवेरा वगैरह, ये सब जो आजकल चर्चा में हैं। तो ये सारे किसके प्रकार हैं? वनस्पति के कौन से? मरुस्थल क्षेत्रों की। अब इनमें जो बदलाव है वो किस कारण से है? इसके जो तने हैं वो ज़्यादा मोटे होते हैं, गुदेदार होते हैं, पत्तों के नाम पर कांटे होते हैं। और जलवायु किस प्रकार की है? यहाँ पर जो नमी है वातावरण में बिल्कुल न के बराबर है, वर्षा की जो मात्रा है वो भी बिल्कुल अल्प होती है और तापमान अधिक होता है। तो ऐसी दशाओं के कारण इस वनस्पति का प्रकार इस प्रकार का हो जाता है कि पत्ते कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं और गुदा इनका तनेदार हो जाता है। जो गुदा है इनका, जो तना है इनका,
वो गुदेदार हो जाता है और जो जड़ें हैं वो अत्यधिक गहराई तक नीचे गई हुई होती हैं। तो इस प्रकार का रूपांतरण या परिवर्तन इस वनस्पति में जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उसमें हम देख सकते हैं। इसी प्रकार भूमध्य सागरीय वनस्पति है, जो भूमध्य सागर है यूरोप और अफ्रीका के बीच में, उसके जो आसपास की वनस्पति है जहाँ पे जो रसीले पौधे हैं, अंगूर है, जैतून है या दूसरे संतरे हैं, इस प्रकार की जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, उनकी खेती बहुत की जाती है। उसके अलावा जो दूसरी वनस्पति है उनका एक अलग प्रकार है। यहाँ पर वातावरण में या जलवायु में नमी भी खूब है क्योंकि आसपास सागर है और तापमान भी ज़्यादा नहीं होता, इसलिए वनस्पति का यहाँ अलग प्रकार होता है। और ऐसे ही यहाँ पे देखें शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध थोड़े से अक्षांश में जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं ध्रुवों की ओर, तो भूमध्य सागरी से ऊपर शीतोष्ण कटिबंध आता है। तो यहाँ पर जो वृक्ष हैं, यहाँ पर जलवायु में बहुत ज़्यादा तापमान नहीं है और बहुत ज़्यादा पानी की कमी भी नहीं है, तो ऐसी दशाएं बिल्कुल इनके लिए अनुकूल रहती हैं वृक्षों के लिए। तो अलग अलग प्रकार की वनस्पति यहाँ पर उग जाती हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति इसके अंदर आती है। इसमें आप देख सकते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, इसका जो अक्षांश है हम बात करें शुरू से, तो भूमध्य रेखा तो 0 से 15 डिग्री के बीच में पाई जाती है। उत्तर दक्षिण रेगिस्तानी जो जलवायु है उसके आधार पर बात करें तो 15 से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश में, भूमध्य सागरीय 30 से 40 डिग्री में, और शीतोष्ण जो जलवायु है वो 40 से 55 में, और जो समशीतोष्ण है 55 से 66.5 उत्तर और दक्षिण में। तो ये अलग अलग जलवायु के आधार पर इनका वर्गीकरण है। तो भूमध्य सागरीय की हमने बात करी, इसके अंतर्गत एक बार दोबारा हम लौट के आते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। इसके अंतर्गत जो चारों तरफ के देश है जिसमें प्रमुख हैं इटली, ग्रीस, फ्रांस, टर्की, सीरिया, इज़राइल, अल्जीरिया, दक्षिण कैलिफोर्निया, उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी कैलिफोर्निया है, उसमें भी जो 30 से 45 के बीच में है वो सब में भूमध्य सागरीय हैं। महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग में है 30 से 45 में, वहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु या वनस्पति का प्रकार पाया जाता है। इसमें प्रमुख वृक्ष जो हैं आपके ओक है, वालनट है, चेस्टनट है, सिडार आदि। भूमध्य क्षेत्र अपने रसीले फल के लिए जाना जाता है जिसमें संतरे, अंगूर, ओलिव, अंजीर, एप्रिकॉट आदि पाए जाते हैं। इन वनों को विभिन्न स्थानों पर स्थानिक नामों से पुकारा जाता है, जैसे छपरेल, कैलिफोर्निया में इन्हें छपरेल के नाम से, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इन्हें माकी के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं शीतोष्ण पे। तो शीतोष्ण कटिबंध के इसके अंतर्गत मध्य अक्षांशीय क्षेत्र आते हैं जिसमें जो फर्न है, पाइन है, इन पौधों की ऊंचाई 500 से 1000 फीट तक होती है। और इसके अलावा जो सब आर्कटिक क्षेत्र है, उपध्रुवीय क्षेत्र, उपध्रुवीय में आते हैं। इसमें बर्च, लार्च, रोडोडेंड्रम आदि आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं बर्फ़ से ढके हैं, और जब तापमान अनुकूल होता है तब तो ये वनस्पति अच्छी तरह से विकसित करती है, अन्यथा जब तापमान गिर जाता है तो नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ पर बर्फ़ से सारी वनस्पति ढक जाती है और उनका आकार शंक्वाकार हो जाता है। कोणधारी वन में ये परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि कोण अगर ये बना लेते हैं तो जो बर्फ़ इनके ऊपर गिरती है वो आसानी से नीचे धरातल पर आ गिरती है और इन पौधों को नुकसान ज़्यादा नहीं पहुँचता। तो इस तरह से वनस्पतियों के ये प्रकार हैं। और इसके बाद आते हैं पर्यावरण के आधार पर। पर्यावरण के आधार पर जब हम बात करते हैं तो उसमें बात आ रही है पहले जीरोफाइट्स। जीरोफाइट जैसा कि हमने पहले बात करी मरुस्थलीय पौधे हैं। दूसरा मीजोफाइट्स, जो आमतौर पर हम देखते हैं पौधे वो मीजोफाइट्स है, जो ज़्यादा तापमान में नहीं और जो ज़्यादा पानी के अंदर नहीं जी सकते, लेकिन कम पानी में भी वो काम चला लेते हैं। और इसी तरह से हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स जिनको ज़्यादा पानी चाहिए, और हाइग्रोफाइट जो भी, ये भी इस प्रकार की वनस्पति भी पानी के अंदर पाई जाती है, पानी के क्षेत्रों में पाई जाती है। जीरोफिटिक यहाँ देख रहे हैं आप आसानी से कि जो कैक्टस के पौधे हैं अलग अलग आकार के, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर, तो ये सारे जीरोफिटिक में हैं। इनका जो रूपांतरण हुआ है, अनुकूलन हुआ है अपनी जलवायु के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से, तो इन्होंने जो पत्तियां हैं कांटों में परिवर्तित कर ली है और उनकी जड़ें भी काफ़ी अधिक गहराई तक गई हुई होती हैं। और पत्तियों में बदलाव किस तरह से, इन पौधों की पत्तियां कांटों में तब्दील हो जाती हैं या बारीक पत्तियां पाई जाती हैं। अगर पत्तियां बड़ी होती है तो उन पर चमकीला पदार्थ पाया जाता है जो सूर्य की किरणों को, क्योंकि सूर्य का प्रकाश या सूर्य की जो मात्रा है तापमान की वो ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पर,
तो सूर्य की किरणों को वो परावर्तित करते हैं। जैसे कैलोट्रोपिस एक प्रकार है कैक्टस का, उसमें ये पाया जाता है। तो चमकीला पदार्थ उन्हें गर्मी की अधिकता से बचाता है। तने में बदलाव भी इसमें देखा जाता है। इनका तना बहुत मोटा और गद्देदार होता है। यह अपने तनों में भोजन का भंडारण कर लेते हैं, जैसे नागफनी। और पुष्प में बदलाव किस प्रकार का? पुष्प इन पौधों के जो रिप्रोडक्टिव अंग होते हैं इनके, और इन पौधों का जो बीजन है हवा व कीड़े मकोड़ों द्वारा होता है। इनके जो बीजन है, इनके जो बीज इस तरह के होते हैं कि हवा के माध्यम से उड़कर वो दूसरी जगह चले जाते हैं, तो बीजन। और या फिर कीड़े मकोड़ों के द्वारा होता है कि जो कीड़े इनके ऊपर बैठते हैं उनके साथ चिपक कर वो चले जाते हैं। इसलिए कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए इनमें नेक्टर का रस होता है, और चमकीले रंग है इनका, उससे भी ये आकर्षिट करते हैं। और इसके बाद आते हैं, ये देखिए आप इसमें आसानी से देख पा रहे हैं हमारे आसपास जो पौधे जीरोफाइट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर ये आकड़े का पौधा है, इसी तरह से ये अन्य कैक्टस है, ये धतूरे का पौधा है, और ये अलग कैक्टस का प्रकार है। तो ये सारे जीरोफिटिक पौधे हैं। जीरोफिटिक इनकी हमने बात करी विशेषताओं की। और इसके बाद आता है मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स क्या है? पृथ्वी पर जो अधिकांश पौधे हैं इसी प्रजाति के हैं। ये पौधे सामान्य जलवायु दशाओं में उत्पन्न होते हैं। इनमें अपने आप को मौसमी बदलाव के अनुरूप ढालने में कम शक्ति होती है। इनको ज़्यादा मौसम के हिसाब से अपने आप को ढालना नहीं पड़ता, तो आसानी से ये उग जाते हैं। ये सामान्यतः 0 से 45 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के मध्य पाए जाते हैं। सापेक्षीय आर्द्रता 20 से 75 डिग्री तक पाई जाती है, और वर्षा 60 से 127 सेंटीमीटर। तो जहाँ भी ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ ये आसानी से उग जाते हैं या विकसित हो जाते हैं। इनमें से कुछ पौधे अधिक तापमान पर बढ़ते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मूंग आदि। कुछ पौधे कम तापमान पर आधारित हैं, जैसे गन्ना, गेहूं, गुलाब। कुछ पौधों के लिए अधिक तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता है, जैसे चमेली। निम्न प्रकार के बदलाव इन पौधों में पाए जाते हैं। अब इनमें किस प्रकार का बदलाव है उसकी बात करते हैं। जड़ों में बदलाव कैसा है? ये पौधे जो कि मिट्टी के मोटे कणों और कम आर्द्रता में पाए जाते हैं, इनकी जड़ें बिखरी हुई व कई भागों में बटी हुई होती है। इस प्रकार की जड़ों से ये अधिक नमी सोख सकते हैं, जैसे चना, ज्वार, चावल, बाजरा आदि। कुछ पौधों में भोजन के भंडारण की प्रवृत्ति होती है, जैसे गाजर, मूली, शलगम। ये जो इनका मोटा तना होता है गाजर, मूली इनका, तो इनमें भोजन का भंडारण है, जिसके कारण से ये आकार में मोटी हो जाती हैं। तने में बदलाव, अधिक गर्मी ग्रहण करने के लिए इनके तने लंबे पाए जाते हैं। अधिक से अधिक गर्मी इनको मिले, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ कम पहुँचती है या तापमान कम होता है, तो इनका तना भी बड़ा हो जाता ताकि अधिक क्षेत्र पर सूर्य की किरणें पड़ें। पत्तियों में बदलाव, इन पौधों में चौड़ी व लंबी पत्तियां पाई जाती हैं। अनुकूल मौसम में इन पौधों की पत्तियां बढ़ जाती हैं, जबकि प्रतिकूल मौसम में ये अपनी पत्तियां गिरा लेते हैं। भारत में पतझड़ का समय मार्च और अप्रैल रहता है, जबकि ठंडे प्रदेशों में यह समय सितंबर से अक्टूबर तक रहता है। और बीजों की और फलों में भी बदलाव है। इन पौधों के फल सामान्यतः मीठे और रसीले होते हैं, और कई फलों में सख्त बीज पाए जाते हैं। बीजों का वितरण इनमें एक्टोजोइक या एंडोजोइक तरीके से होता है। एक्टोजोइक या तो बीज किसी जीव के खाने से उसके मल के द्वारा होते हैं, या किसी जीव के बिखेरने से होते हैं। तो दोनों ही तरीक़ों से इसका बीजन का कार्य होता है। इसके बाद आता है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट जैसा आप देख पा रहे हैं, ये कमल का पौधा है। हाइड्रोफाइट जिनको पानी चाहिए, लगातार ये पानी में ही जीवित रह सकते हैं। इनको पानी के अंदर जीवित रहने की क्षमता इनमें विकसित है। ये पौधे ताज़े पानी में पाए जाते हैं। जो पौधे नमकीन पानी में पाए जाते हैं उन्हें हेलोफाइट्स कहा जाता है, और जो पौधे कीचड़ में पाए जाते हैं उन्हें हाइग्रोफाइट्स कहा जाता है। इसकी भी बात हम आगे करने वाले हैं। इनमें किस तरह का रूपांतरण है? जड़ों में बदलाव। ये पौधे जो पानी के अंदर डूबी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, उनकी जड़ें अधिक फैल जाती हैं। यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये जो पौधे हैं इस तरह से ये पानी की सतह के ऊपर रहते हैं, और इनकी जो जड़ें हैं पानी के अंदर पाई जाती हैं इस तरह से। तो इसमें जो अवस्था में इनकी जड़ें फैली हुई होती हैं, जैसे वालिसनेरिया, जो मैंने आपको चित्र बना के दिखाया है, वालिसनेरिया का। तने में बदलाव किस तरह से है? इन पौधे के तने खोखले और तैलीय होते हैं। इनके ऊपर जो
तेल जिससे एक पदार्थ लगा होता है जिसके कारण ये सड़ते गलते नहीं है, और खोखले होते हैं जिसमें हवा भरी होती है जिससे ये सड़ते नहीं आसानी से, और इनको तैरने में भी मदद करता है। इसकी तैलीय त्वचा इसे ताज़ा रखती है और इसे सड़ने से बचाती है। उदाहरण से जैसे वाटर ट्रेपा एक इसका उदाहरण है। पत्तियों में बदलाव किस तरह का है? पत्तियां चौड़ी व तेलीय गुणों से युक्त पाई जाती हैं, जैसे लोटस ट्रेपा। जो कमल के पत्ते हैं इनको देखें आप ध्यान से, तो इनका तेल लगा हुआ सा लगता है, जो चिकनी है काफ़ी। जो पौधे पानी के अंदर डूबे होते हैं उनकी पत्तियां छोटी और कटी हुई होती हैं, और जो पानी के अंदर डूबे होते हैं पूरी तरह से, उनकी पत्तियां छोटी और कटी फटी होती हैं। यहाँ जो हम बात करें कमल की, कमल का पत्ता जो आकार में बहुत ज़्यादा गोलाकार लिए हुए होता है, तो ये इसलिए है ताकि सूर्य की जो किरणें हैं यह तापमान इसको अधिक से अधिक मिलता रहे और इसका विकास होता रहे। और इसी तरह से पुष्प संरचना में भी इसके बदलाव है। जो हाइड्रोफाइट्स हैं ये पौधे ऐसे परागकण विकसित करते हैं जो पानी में तैर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, और इस प्रक्रिया के लिए उन पर मोम का आवरण पाया जाता है, वैक्स कोटिंग पाई जाती है ताकि वो खराब नहीं हो। इसी प्रकार बीज और फलों में भी बदलाव है। हल्के बीज व फल पाए जाते हैं, बीजों के चारों तरफ जैली जैसा आवरण पाया जाता है जिससे वे लंबे समय तक पानी में रह सकते हैं। कमल के भी बीज होते हैं जिसे हम खाते हैं। आपने जो लोग व्रत आदि करते हैं तो वो कमल के बीज, जिसे फूल मखाने के नाम से जाना जाता है, उसे हम काम में लेते हैं, तो वो कमल के बीज हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। इसके बाद हम आते हैं हाइग्रोफाइट्स। हाइग्रोफाइट्स जो तटीय क्षेत्र हैं जहाँ ताज़ा पानी नहीं होता, खारा पानी होता है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। जैसे भारत में अगर बात करें तो मैंग्रोव जो वन है, जो आपके टाइडल वन भी जिसे कहा जाता है, ज्वारीय वन, तो ये उसके अंदर आते हैं हाइग्रोफाइट्स में। ये पौधे पानी के पास दलदली ज़मीन व कीचड़ में पाए जाते हैं, जैसे रबर, नारियल, मैंग्रोव। ये पौधे नमी के अभाव में ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ही नमी ख़त्म हो जाती है तो ये पौधे भी ख़त्म हो जाते हैं। इस प्रकार के पौधे तटीय इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे सुंदरवन के जो जंगल हैं, वन हैं। ये पौधे ज्वार के समय पानी सोख लेते हैं जिसके कारण इन्हें ज्वारीय वन कहते हैं। भारत में वन, गंगा, इस प्रकार के जो वन हैं कहाँ पाए जाते हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा और महानदी के डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बीजों के बिखराव के लिए इनके जो फल हैं उसमें एक विशेष प्रकार का बदलाव पाया जाता है। जैसे नारियल का फल बालों से ढका होता है और उसे तैरने में मदद करता है। नारियल का जो फल है वो तैरता तैरता एक देश से दूसरे देश भी जा सकता है, उसमें कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता और वो ख़राब नहीं होता, और दूसरी जगह जाके जहाँ पर अनुकूल दशाएं मिलती हैं वहाँ पर ये उग जाता है। तो इस कठोर आवरण के कारण ये आसानी से तैरता रहता है। और इसके बाद आते हैं एक और जो अन्य जो आधार है आहार प्रणाली के आधार पर, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक। पैरासिटिक ऐसे पौधे हैं जो दूसरे जीव परजीवी कहलाते हैं, या दूसरे जीवों के या दूसरे जो वनस्पति है उसके ऊपर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सेप्रोफिटिक जो मृत जैविक पदार्थ है उनसे अपना भोजन लेते हैं। इसमें कौन कौन से उदाहरण उसके बारे में देखते हैं। पैरासिटिक आप ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये पिचर प्लांट है, इसके ऊपर जो कीड़ा बैठा है अगर इसके अंदर चले जाता है यहाँ, तो ऊपर से जो पत्ता है यहाँ, ये ढक्कन इसका बंद हो जाता है और कीड़ा अंदर ही मर जाता है, और इसका जो पोषण है पौधे का उससे प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से ये है मक्खी फांस सनड्यू प्लांट है। इसमें जब यहाँ पर मक्खियाँ बैठ जाती हैं तो ये पौधा अपना मुंह बंद कर लेता है और मक्खी इसके अंदर सिमट जाती है, मर जाती है, और उससे ये अपना पोषण प्राप्त करता है। इसी प्रकार से ये दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है, या फूल कहें, रफलेशिया का, जो 6 फीट से भी ज़्यादा चौड़ा होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है कई किलोमीटर तक। और ये छोटे मोटे जो जीव हैं, जो मक्खी मच्छर नहीं, खरगोश के जो आकार के भी जीव हैं, उनको ये अपने अंदर बंद कर लेता है जैसे ही वो आसपास आते हैं, और उनसे अपना पोषण प्राप्त करता है। तो आप समझ गए होंगे पैरासिटिक ये प्लांट जो परजीवी हैं, दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण है जो हम आसपास देखते हैं, अमर बेल जिसके हम जानते हैं, कस्कुटा इसका नाम है। ये पेड़ के ऊपर हम डालते हैं एक कोई तना, तो फैल जाता है पूरे पेड़ के ऊपर, पूरे पेड़ को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। अब ये सेप्रोफिटिक प्लांट, यहाँ पे कुकुरमुत्ता, ये मशरूम जिसे हम कहते हैं, वो जो मृत जैविक पदार्थ है उनके ऊपर ये
पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो अलग अलग आधार हैं, हमने इनके बारे में चर्चा करी कि किस तरह से अलग अलग आधारों पे जो पौधों का वर्गीकरण किया गया है। आज के इसी वीडियो में इतना ही।